सादर नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में से एक श्रेष्ठ कवि केशवदास उनके विषय में बातचीत करेंगे। केशव की संवाद योजना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उस पर बात करते हैं। यद्यपि कक्षा में अपन लोगों ने पढ़ा है, केशव की व्याख्याएं भी पढ़ी, केशव को लेकर के प्रश्नों पर भी चर्चा की, लेकिन आज फिर से केशवदास की संवाद योजना पर अपन चर्चा करते हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा उपयोगी प्रश्न है। केशव, जैसा कि आप जानते हैं, रीतिकाल का महनीय कवि है। उनका जन्म संवत 1618 में और मृत्यु 1680 के आसपास हुई, ऐसा माना जाता है। इनके पिता का नाम काशीनाथ और पितामह का नाम कृष्णदत्त था। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा पंडित थे। इनका परिवार संस्कृतनिष्ठ था। संस्कृत भाषी परिवार में जन्म लेकर बोलचाल की प्रचलित भाषा में कविता करने में इनको बड़ा संकोच आता था। इसलिए उन्होंने लिखा कि भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमति तिहि कुल केशवदास। जिसके कुल के दास भी, नौकर नौकरानियाँ भी, और शुक्ल ने कहा शुक शारिकाएँ भी, जिनके इस भाषा को, भाषा से यहाँ पर केशव का मतलब हिंदी भाषा से, ब्रज भाषा जिसमें उन्होंने कविता लिखी, लोक भाषा उस समय थी। तो संस्कृत उस समय की विद्वानों की भाषा थी। संस्कृत को छोड़ करके और ब्रज में काव्य रचना करना, हिंदी में काव्य रचना करना, ये केशव कहता है कि मेरे कुल के तो कोई दास नौकर चाकर भी इस भाषा को नहीं जानते हैं, सारे संस्कृत बोलते हैं। इसलिए भाषा कवि भो मंदमति तिहि कुल केशवदास। केशव अपने आप को कहता है कि मैं मंदमति हूँ, तो इस भाषा में, लोक भाषा में काव्य लिख रहा हूँ। लेकिन यही तो कविता की ताकत है, यही कवि की ताकत है कि वो लोक भाषा से जो जुड़ता है वो फिर लोक के चित्त में भी चढ़ता है। रीतिकालीन कवियों के साथ हम देखते हैं कि वो कवि और आचार्य दोनों थे। कविताएं भी करते थे और आचार्यत्व का काम भी करते थे। इसलिए केशव भी कवि और आचार्य दोनों हैं। संस्कृत काव्य परंपरा से परिचित होने के कारण शास्त्र निरूपित काव्यांगों का परिचय कराने में केशव को बहुत बड़ी सफलता मिली। वे काव्य में अलंकार को प्रधानता देते थे। अलंकारवादी आचार्य केशव हैं। इस मनोवृत्ति के अनुसार वे भामह, उद्भट और दंडी की परंपरा का अनुसरण करते थे, जो रस, रीति आदि को अलंकार के अंतर्गत गिनते थे। इनका कहना था कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। उनका कहना है, मानना था कि बिना अलंकार के कविता श्रेष्ठ नहीं हो सकती, कविता हो ही नहीं सकती, सुंदर नहीं हो सकती। वो अलंकारवादी आचार्य, और इसलिए कविता के लिए अलंकार को अनिवार्य तत्व मानते थे। कविता के आत्म तत्व के रूप में वो अलंकार को मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा यद्यपि, यानी यद्यपि, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत। कविता और कामिनी की तुलना काव्य में की गई है, एक सुंदर औरत और एक कविता। भूषण ने 3 प्रतिमान लेकर के बात की। वो कहते हैं कि कविता, वनिता और मित्र। कविता माने काव्य, वनिता माने सुंदर स्त्री, और मित्र माने मित्र। ये तीनों ऐसे हैं जो भले ही श्रेष्ठ कुल के हों, यद्यपि सुजाति श्रेष्ठ जाति के हों, सुलक्षणी अच्छे लक्षण वाले हों, सुवर्ण अच्छे वर्णों वाले हों, सरस हों और सुव्रत सुडोल हों, उसके बावजूद भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। भूषण के बिना कविता, वनिता और मित ये सुशोभित नहीं होते, शोभायमान नहीं होते। देखिए, तीनों के साथ में जुड़ता है, श्लेष अलंकार है। कविता के लिए भूषण का मतलब अलंकार, वनिता के लिए भूषण का मतलब आभूषण यानी गहने, और मित्र के लिए अलंकार का मतलब उसकी मैत्री की भावना। ये तीनों में जिस तरह से अनिवार्यता उन्होंने कही, उसी रूप में केशव अलंकारवादी आचार्य होने के कारण कविता में अलंकार को अनिवार्य तत्व मानते थे। वे अलंकार शब्द का अर्थ बड़े व्यापक रूप में करते थे। अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद करके वे वर्णन की प्रणाली के साथ वर्णन के विषय को भी उसी के अंतर्गत सम्मिलित करते थे। अलंकारों के लक्षण के लिए उन्होंने दंडों के काव्यादर्श,
जो दंडी है उनका काव्यादर्श, अमरचरित, काव्यकल्प, लतावृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर का अनुसरण किया है। केशव रचित 7 ग्रंथ हमें मिलते हैं। कविप्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ये 7 ग्रंथ हैं वो मिलते हैं। केशव ने सारी सामग्री संस्कृत ग्रंथों से ली, क्योंकि ये तो पहले से तय हो गया, उनके घर में परिवार में सब संस्कृत के विद्वान थे। थोड़ा हेर फेर अवश्य किया है। उसके कवि व्यक्तित्व और आचार्यत्व अधिक हावी रहा। वे उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। रामचंद्रिका उनका प्रबंध काव्य है, पर उसमें प्रबंध पटुता का अभाव है, ऐसा बहुत से लोगों का आरोप है। और उसका कारण ये है कि जैसा हम सब मानते हैं, शोधार्थी मानते हैं, विद्वान मानते हैं कि केशव ने प्रबंध की दृष्टि से रामचंद्रिका को लिखा ही नहीं। आचार्य होने के नाते उन्होंने जब जब जिस छंद को पढ़ाना था, जिस विषय को पढ़ाना था, उस समय राम की कथा सबसे बड़ी कथा है, इसलिए उसी में से कहीं से प्रासंगिक प्रसंग उठाया और उसमें कविता बना दी। उस समय जो छंद पढ़ाना था वो छंद लिख दिया और बाद में कथा सूत्र में उनको पिरो करके सबको एक साथ कर दिया। इसलिए केशव की रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर हो गई। प्रबंध पटुता में कहीं न कहीं छंद का अलग से निर्वाह रामचरितमानस में हुआ है, जिस तरह से पद्मावत में हुआ, अलग तरह से छंद का निर्वाह होता है। वो अलग अलग छंद आ गए और कई कथा बहुत लंबी जा कर के बहुत लंबा सूत्र है वो एक दोहे में निपटा दिया, और कहीं छोटे से प्रसंग के लिए बहुत लंबे लंबे छंद लिखे गए। कारण इसका स्पष्ट है कि केशव ने अपने विद्यार्थियों को, अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए, उन शास्त्रीय विषयों पर अपनी बात कहने के लिए, लक्षण ग्रंथ में छंद को समझाने के लिए उस तरह के छंद लिखे और उनमें कथा राम की कथा थी और अंततोगत्वा उसको रामचंद्रिका के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए प्रबंध पटुता का अभाव रामचंद्रिका में मिलता है। लेकिन आज हम संवाद की बात करते हैं, इसलिए मैं ये भूमिका के साथ में आपको उधर बढ़ाता हूँ, क्योंकि आप सब इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में हो सकता है आपके पास में पुस्तक भी नहीं होगी, हो सकता है कि आपके पास और सामग्री नहीं होगी, तो इसे सुन करके और ये प्रश्न आप तैयार करें। तो मैं उसी दृष्टि से आपको परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए उस दृष्टि से ही बात कर रहा हूँ। व्याख्यान की बजाय इसको परीक्षोपयोगी बनाते हुए बात कर रहा हूँ, ताकि आप इस हिसाब से तैयारी कर लें। केशव दरबारी कवि थे, इसलिए राजसी ठाट बाट, युद्ध, सैन्य प्रयाण आदि का वर्णन उन्होंने बहुत अच्छा किया, पर कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान करने में वे पिछड़ गए। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह आरोप रामचंद्र शुक्ल ने उन पर लगाया। केशव की कवि प्रतिभा कम तो नहीं थी, वस्तुतः उनको परिवार और समाज का जो वातावरण मिला था उसमें उन्होंने उसका यथाशक्य सफल प्रयोग किया। वे राज दरबार के प्रतिष्ठा प्राप्त सामंत भी थे और वाक् चातुर्य में सबको पीछे छोड़ दिया करते थे। अपनी इसी दक्षता के बल पर संवाद रचना के क्षेत्र में उनको सम्राट माना जाता है। केशव ऐसे आचार्य हैं जो दोनों तरफ से लोग उनको हृदयहीन कवि भी मानते हैं और दूसरा एक पक्ष ऐसा है जो उनको बहुत सहृदय मानता है। लोग कहते हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं। एक और केशव को सहृदय ही नहीं महाकवि कहने वाले विद्वान हैं, तो साहित्य मर्मज्ञ ऐसे हैं जो उनको महाकवि कहते हैं और दूसरी ओर ऐसे कवि हैं जिनमें हमने रामचंद्र शुक्ल का भी जिक्र किया, जो इनको हृदय ही नहीं मानते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, ऐसे विशेषणों से संबोधित करते हैं और कहते हैं कि केशव को भावुकता मिली नहीं थी। कारण उसका साफ है कि केशव, जब हम रामचंद्रिका की रचन पर जाते हैं कि क्यों लिखी गई, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, वो छंद जिस दृष्टि से लिखे गए हैं, तो एक भाव भूमि में आदमी जब लिखता है और उसके दिमाग में, ध्यान में ये चीज़ रहती है कि वो उस छंद को पढ़ा रहा है, उस अलंकार को पढ़ा रहा है, तो फिर कई बार भाव कहीं न कहीं चूक जाते हैं। इसलिए केशव आचार्य थे, इस नाते वो जब जब शास्त्रीय पक्षों पर चर्चा करते थे उस समय भाव पक्ष, शिल्प पक्ष के सामने उनका भाव पक्ष कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ जाता था। बहुत सी जगह पर सीमाओं का उल्लंघन भी हुआ, ऐसा हम देखते हैं। महाकवि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवियों में हैं। उन्होंने अनेक राजाओं महाराजाओं से सम्मान प्राप्त किया।
ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की सभा के वे सभारत्न थे। राज दरबार में प्रत्येक आचरण और व्यवहार में गरिमा, शिष्टता और शालीनता होती है। आप जानते हैं राज दरबारों का अपना एक शिष्ट व्यवहार रहता है, वहाँ का एक डेकोरम है, उसको मेंटेन करना होता है। केशव ने दरबारी सभ्यता, शान शौकत और छोटे बड़े पदों में विभक्त राज दरबार के अनुरूप ही अपने महाकाव्य रामचंद्रिका तथा अन्य ग्रंथों में संवादों का आयोजन किया है, संयोजन किया है। वो संवाद उन्होंने लिखे हैं। एक और केशव को अपने प्रबंध काव्य में अपनी काव्य प्रतिभा, आचार्यत्व और पांडित्य प्रदर्शन का अवसर मिला, तो दूसरी ओर अपनी संवाद योजना में कलात्मकता, दरबारी संस्कृति और नीति युक्त अभिव्यक्ति तथा उत्तर प्रत्युत्तर के परिणाम की उद्भावना करके अपने नीरस काव्य को आकर्षक बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। संवाद योजना की सरलता के कारण और सरसता के कारण उनकी हृदयहीनता और कठिन काव्यत्व के दोष को हम भूल सकते हैं। जब हिंदी साहित्य के, और मैं दूसरे साहित्य की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन राजस्थानी साहित्य, हिंदी और राजस्थानी साहित्य में जब हम पढ़ते हैं, संवाद पढ़ते समय सबसे श्रेष्ठता पर यदि कोई नाम सामने आता है तो केशवदास का आता है और उनकी रामचंद्रिका आती। केशव जैसे संवाद और किसी में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे शब्द तैयार खड़े होते थे, केशव कब उनको काम में लेवें और वो अमर हो जाए कविता में आकर के। हम रामचंद्रिका के संवाद के आधार पर केशव की संवाद योजना को देखते हैं। संवाद कहते हैं दो पात्रों के बीच में बातचीत। जब दो पात्रों के बीच में बातचीत होती है तो संवाद की विशेषता ये होती है, संवाद लंबे नहीं होने चाहिए, बोझिल नहीं होने चाहिए, जैसा पात्र है उसके अनुकूल होने चाहिए, जैसा प्रसंग है उसके अनुकूल होने चाहिए, नाटकीयता लेकर कौतूहल भी पैदा करने वाले होने चाहिए। संवाद के दौरान व्यक्ति जो बोलता है, क्योंकि वाणी को व्यक्तित्व का दर्पण माना जाता है, इसलिए जब संवाद करवाए कवि तो उसका दायित्व है कि जिस पात्र से वो बुलवा रहा है उस पात्र का चारित्रिक उद्घाटन भी होना चाहिए। ये संवाद की विशेषता है। संवाद वक्रता और विदग्धता लेकर के आने चाहिए। उनमें इस तरह का चातुर्य आए कि सुनने वाला ये सोचे कि आगे क्या बोलेगा, अगला क्या होने वाला है, ऐसा लगना चाहिए। और केशव के यहाँ पर इन सारी चीज़ों का भंडार भरा हुआ है। केशव की रामचंद्रिका को जब हम देखें तो वो काव्यात्मक नाटक जैसा लगता है, काव्यमय नाटक कह सकते हैं उसको। जिस प्रकार नाटक में वार्तालाप महत्वपूर्ण होते हैं, मंचन होता है, और मंचन में वार्तालाप से ही सारी चीज़ें होती है। वार्तालाप बड़ी चीज़ है। भाषा तो बोलने से ही समझ में आती है, शब्दों का अर्थ तो तभी होता है। इसलिए कैसी अभिव्यक्ति होगी, कैसा संवाद होगा, कैसा शब्द चयन होगा, किस तरह की टोन होगी, अंदाज़े बयां क्या है, उस पर आपकी भाषा का प्रभाव सामने वाले पर क्या पड़ना है, ये इससे सिद्ध होता है। तो रामचंद्रिका में नाटक की तरह वार्तालाप महत्वपूर्ण है, ऐसे महत्वपूर्ण वार्तालाप है। संपूर्ण रामचंद्रिका में विभिन्न पात्रों का वार्तालाप नाटकीय संवाद शैली में केशव ने प्रस्तुत किया है। रामचंद्रिका में विश्वामित्र और दशरथ का संवाद, रावण बाणासुर संवाद, राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण भरत परशुराम संवाद, राम जानकी संवाद, केकई भरत संवाद, रावण हनुमान संवाद, रावण अंगद संवाद और राम रावण संवाद, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय संवाद के क्षेत्र हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि केशव की जो भीतरी कला है, केशव की बहुज्ञता उसमें प्रकट हुई है। वो दरबार की संस्कृति, दूत का धर्म, मानवीय धर्म, महिलाओं की स्थिति, पाप और पुण्य, करणीय और अकरणीय, शुभ और अशुभ, नीति और अनीति, दुख और सुख, सब चीज़ें उसमें आई हैं। और वो लगता है कि केशव जब बात कहता है तो एक पारंगत पंडित की तरह बात करता है। उनके संवादों में वो चीज़ें झलकती है। केशव की संवाद योजना का पहला बिंदु हम देखें, पात्रानुकूल संवाद। केशव के संवाद की विशेषता है कि जिस स्तर और वर्ग का पात्र है उसकी मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक स्थिति के अनुरूप
उनके वार्तालाप की रचना की गई। उसमें स्वाभाविक और सरसता का गुण काव्य में आ गया है। तुलसीदास ने अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा है, किंतु वे दूत की मर्यादा और उसके कार्य का भली प्रकार निर्वाह नहीं कर सके और रावण को उस दरबार में अंगद द्वारा खल, दुष्ट, चोर आदि शब्दों से संबोधित कर देते हैं, जो दूत के लिए अनुचित है। केशव ऐसी भूल नहीं कर सकते। तुलसी तो राम बोला के दरबार में रहने वाला व्यक्ति था और अपने राम के नाम पर सब कुछ करना चाहता था, इसलिए अंगद भी भगवान राम का दूत बन करके गया। रावण को क्या समझेगा वो? इसलिए बाबा तुलसी ने उनसे कहलवा दिया, अरे मूर्ख ऐसा है तू, दुष्ट कह दे, चोर कह दे। लेकिन केशव तो दरबार से दरबार में जाने वाला व्यक्ति है, दरबार में रहने वाला है। यदि दूसरे दरबार का व्यक्ति भी आता है, दूत भी आता है, तो दूत का अपना धर्म है कि वो एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक विनम्र शब्दों में पहुंचाए, समय की नजाकत को देखते हुए संदेश को पहुंचा भी दे और किसी तरह से सामने वाले को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। लगना ये चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो केशव के यहाँ पर जब चाहे वो हनुमान जाए चाहे अंगद जाए, वो जब जाते हैं तो अपने हिसाब से उनका कद कहाँ पर है, उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए, इसको लेकर के वो संवाद में, बातचीत में शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस संवाद योजना में व्यक्ति मनोविज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया है। अशोक वाटिका में सीता का यह कथन भारतीय नारी की मर्यादा और खींच को प्रकट करता है, जिसमें स्त्रियोचित गाली देकर नारी मन की खींच और व्यवस्था प्रकट की गई है। त्रन बिच देई बोल शिय बानी, 10 मुख सट को तू कौन की राजधानी। दशरथ सुत द्वेषी रुद्र ब्रह्मान भासे, निशिचर बपुरा तू क्यों न शो मूल नासे। त्रन बिच देई बोल शिय बानी, जब रावण सीता के पास आता है, प्रसंग सारे जानते हैं, और सीता से कहता है कि तू मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले, तेरे उस राम को भूल जा, वनवासी को भूल जा, वो नहीं आने वाला है, मैं तुझे पटरानी बना करके रखूंगा। चूंकि रावण कुछ कह रहा तो सीता को जवाब देना है, लेकिन मर्यादाएं देखिए, तुलसी ने भी कदम कदम पर मर्यादा पाली है, तो केशव भी कहीं मर्यादाओं से चूकने वाला व्यक्ति नहीं, ध्यान रखता है कौन से पात्र को कैसे बोलना है। अब सीता बोलती है तो हमारे यहाँ की परंपरा रही कि एक स्त्री पराये पुरुष से जब बात करती है तो सीधे मुंह बात नहीं करती, किसी न किसी ओट में बात करती। अब अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता किसकी ओट लेवे, उसके पास में कौन सा पर्दा करे, कौन सी कनात करे, कैसे करे, तो वहां एक तिनका लेती है और वो तिनके को बीच में ओट बनाती है। त्रिन बिच दे ये बोल इसी ये बानी, वो तिनका बीच में दे करके, और फिर सीता ने रावण से कहा, तिनका बीच में दे करके बोलती है, त्रिन बिच दे ये बोल इसी ये बानी, 10 मुख सट, तू कौन सी राजधानी, तेरा क्या बता, तू मूर्ख है, तेरी इस राजधानी का मैं क्या करूंगी, मैं उस तीनों लोगों के स्वामी की पत्नी हूं, तो कौन से राजधानी देने की, कौन सा राज, कौन सी सोने की लंका देने की मुझे बात कर रही है। मेरा पति इतना सामर्थ्यवान है कि तीनों लोग उसके सामने झुक जाते हैं, और तू मुझे ऐसा प्रलोभन दे रहा है। इसी प्रकार रावण प्रतापी राजा है, वह सीता को कूटनीति से प्रलोभन देकर रिझाना, अपने वश में करना चाहता है, वो भी जबरदस्ती नहीं करता। देखिए आप, रावण अदेवी नृदेवी न की होहु रानी, करे शेव बानी मघोनी मृडानी, लिए किन्नरी किन्नरी गीत गावे, सुकेशी नचे उर्वशी मान पावे। वो भी कहता है उर्वशी की तरह मान पाएगी तू यदि मेरे दरबार में आ जाती है तो। वो भी सीता से जबरदस्ती नहीं करता, उसी तरह से बात करती। पात्रानुकूल के साथ में प्रसंगानुकूल संवाद दूसरी विशेषता है। प्रसंगानुकूल संवाद कैसे, जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुरूप संवाद होने चाहिए, और वो प्रसंग अभी जैसे पात्रानुकूल संवाद था, फिर प्रसंगानुकूल संवाद। अब प्रसंग जो चले उस प्रसंग के हिसाब से बात होनी है। सीता और हनुमान का संवाद हो रहा है, अलग प्रसंग है। अंगद और रावण का संवाद हो रहा है, अलग प्रसंग है। कुंभकर्ण रावण का संवाद हो रहा है, अलग
संबंध है, सब जगह अलग अलग प्रसंग हो गए। केशव दरबारी कवि थे, इसलिए उन्होंने राजनीति के दांव पेच सारे देखे हुए थे। स्वयं राजनीति के शिक्षक भी थे। वे प्रसंग के अनुरूप नीति अपनाने और बातचीत करने में निपुण थे। उन्होंने स्वयं ने सम्राट अकबर और अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह के मध्य उपस्थित विवाद और तनाव को अपनी नीति निपुण बातचीत से समाप्त कर दिया था। इसलिए केशव इन विषयों में बड़े पारंगत थे। एक बार सम्राट अकबर ने ओरछा नरेश के राजनर्तकी, ओरछा नरेश जिनके दरबार में केशव रहता था, उनकी राजनर्तकी प्रवीण राय पर रीझ कर उसे मांग लिया था। तब केशव ने अपनी चतुराई से उसे बचाया था। केशव ने यह दोहा लिखकर अकबर के पास में भेजा। प्रसंग ध्यान में रखें, प्रसंग ये है कि ओरछा नरेश जिनके दरबार में केशव हैं, उनकी राजनर्तकी प्रवीण राय थी और उस प्रवीण राय को अकबर ने मांग लिया। अब प्रवीण राय को भेजना नहीं चाहते थे ओरछा नरेश। केशव कवि हैं, बीच में राजनीति के जानकार हैं, इसलिए ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह ने केशव से कहा, कैसे ही इस विषय को निपटाइए, हमारी राजनर्तकी अकबर के यहाँ जानी नहीं चाहिए। केशव ने दोहा लिख करके अकबर के यहाँ भेजा। विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान, झूठी पत्तोरी भक्त है बारी बायस स्वान। तरीके हैं, जब आपको कुछ काम करना होता है तो कई बार अपने वालों को बुरा बताना पड़ता है, सामने वाले को अच्छा बताना पड़ता है। कई बार सामने वाले को बुरा बता करके खुद को अच्छा बताना पड़ता है। ये समय देखना होता है। अकबर से लड़ने की हिम्मत तो ओरछा नरेश की थी नहीं। अकबर के आदेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे, अवज्ञा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए क्या करें, तो केशव ने अपनी बुद्धि से प्रसंगानुकूल संवाद ऐसा दोहा लिख के भेजा। क्या कहा अकबर से, हे बादशाह, विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान। इस प्रवीण राय की विनती सुनिए। कहलवा किससे रहा है? उसी से, राजनर्तकी से। वो जाना भी नहीं चाहती। उसने कहा, हे अकबर, हे बादशाह, प्रवीण राय की विनती सुने, इस नर्तकी की विनती सुने। आप तो शाह हैं, सुजान हैं, झूठी पत्तरी भकत है। पत्तर माने पत्तल, पत्तल जिसमें अपन भोजन करते हैं। जूठी हुई पत्तल को तो कौन खाते हैं? बारी, बायस और स्वान, जो उन पत्तलों को उठाने वाला बारी उसको कहते हैं। कीरत बारी का जिक्र चलता है। बायस माने कौवे और स्वान माने कुत्ते, ये खाते हैं। आप देख लीजिए, मैं तो राजनर्तकी हूँ, उनके दरबार में रही हूँ। और इस प्रसंग से अकबर समझ गया, सम्राट के प्रति सम्मानजनक संबोधन, प्रार्थना। आप देखें प्रसंगानुकूल, इसकी विशेषता देखें। विनती राय प्रवीण की सुनिए शाह सुजान। तो शाह सुजान अकबर के लिए तो सम्मानजनक संबोधन, प्रार्थना और अपनी बात को तर्कपूर्ण बनाकर चतुराई से प्रस्तुत करने की कला। इसी प्रसंगानुकूल कथन से प्रवीण राय अकबर के दरबार में चले जाने से बच गई। केशव पात्र, समाज, परिवेश और प्रसंग के अनुरूप संवाद रचना करते हैं। अंगद रावण के दरबार में राम और उनके वीरों का आतंक उत्पन्न करने के लिए हनुमान की वीरता का वर्णन करता है। अंगद को जब रावण कहता है, तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या है, तो मात्र इतना सा नहीं बता देता है। राज दरबार की मर्यादा को भी ध्यान में रखता है, दूत के धर्म को भी ध्यान में रखता है। शत्रु, मित्र और दूत की स्थिति के अनुसार ही प्रसंग में केशव संवाद करते हैं। इसलिए अंगद और रावण का ये संवाद, केशव के संवाद में हनुमान रावण, अंगद रावण, ये संवाद बड़े श्रेष्ठता के साथ में उभर करके आए हैं। और इसमें केशव की जो चातुर्य है, वाक चातुर्य है, वो पूर्ण चरम तक पहुंचता है। संवाद देखें, रावण के दरबार में अंगद आता है, ये प्रसंग देखें। और उस प्रसंग में अंगद को लाया, अंगद आता है, दूत बन करके आता है। सेना सेतु पार करके लंका समुद्र के किनारे बैठी है। भगवान श्री राम चाहते हैं कि अब भी यदि समझौता हो जाए, सीता को हमें सुपुर्द कर दे तो लड़ाई नहीं होगी। अंगद शांति का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। रावण अपने सिंहासन पर बैठा है और अंगद से पूछता है। जैसे ही अंगद प्रवेश करता है तो सामान्यतः पूछा जाता है, कौन है तू? और यहीं से संवाद शुरू होता है।
कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए। पहले कविता सुन लें फिर अर्थ समझे, ये सब ये छंद। कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए। कांख चापि तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए। है कहाँ वह वीर, वीर अंगद देव लोग बताइयो। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाई। कौन के सुत, किसके बेटे हो? अंगद से रावण ने पूछा। अंगद जवाब देता है, दूत का धर्म है झूठ नहीं बोलना। कहता बाली का बेटा। वह कौन बाली, बाली कौन? रावण पूछता है। न जानिए, अंगद कहता उसको नहीं जानता। देखें आप, एक पंक्ति पूरी हुई है। कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली न जानिए। एक पंक्ति में 2 बार रावण बोल गया, 2 बार अंगद बोल गया, और दोनों संक्षिप्त है और अगले पर बिल्कुल वार करते हुए बोलते हैं। कौन के बेटे हो? अंगद जानबूझ करके बताना चाहता है, सच्चाई भी बताना चाहता है और रावण को यह भी बताना चाहता है बाली का बेटा हूं। कौन बाली? तो फिर अंगद कहता अच्छा बाली को नहीं जानते, न जानिए, उसको नहीं जानते। आगे क्या कहता है? कांख चापि तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए। वह बाली जिसने अपनी कांख में, हे रावण, तुझे डाल लिया था, दबा लिया था और सातों समुद्र में नहाते हुए डोलता था, तो उसकी कांख में दबा हुआ पड़ा, चिल्ला रहा था, तो छुड़वा नहीं पाया था। उस बाली को भूल गया तू? कौन बाली पूछता है मुझसे? मैं उस बाली का बेटा हूं। अंगद जोश के साथ में अपनी बात को कहता है, अरे ओ रावण, मैं कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूं, उस बाली का बेटा हूं। है कहाँ वह वीर? रावण भी कम नहीं है, क्योंकि जब केशव रावण का चरित्र खड़ा करता है तो उसमें भी कहीं न कहीं वाक चातुर्य तो आना ही है। रावण भी एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। वो चाहता अच्छा बाली का बेटा है, अरे अंगद को लज्जित करना चाहता है। तू राम का दूत बनकर के, तेरे बाप को जिस राम ने मारा उसका दूत बनकर के आ गया, शर्म नहीं आई तुझे? इसलिए वो ये वाला तीर चलाना चाहता है। इसलिए वो कहता है कहाँ वह वीर? बाली की प्रशंसा करता, वो वीर कहाँ पर है, ऐसा योद्धा कहाँ? अंगद देवलोक बताइए। अंगद ने कहा अब वो तो इस संसार में नहीं, देवलोक सिधार गए। बाली गोलोकवासी हो चुके हैं, इस संसार में नहीं है। क्यों गयो? रावण पूछता है। कैसे गए? रघुनाथ बान विमान बैठ सिधाइयो। अब क्यों गए तो सुनना चाहता था कि भाई राम ने मार दिया मेरे बाप को, तो आगे बात बढ़ती और वो कहता कि ऐसे ऐसे कैसे कर दिया, तेरे बाप को मार दिया तो उसके साथ में क्या कर रहा है। लेकिन अंगद ने पत्ता काट दिया। अंगद ने कहा मेरे पिता भगवान श्री राम के धनुष बाण रूपी विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। रघुनाथ बाण विमान बैठ सिधाइयो, स्वर्ग लोग गए हैं तो भगवान राम के बाण रूपी विमान में बैठ करके चले गए। अब आगे रावण क्या कहे? ये संवाद की ताकत है, ये कवि की अपनी कल्पना है। संवाद की तीसरी विशेषता नाटकीय और संक्षिप्त संवाद योजना। ये केशव नाटकीय संवाद करते हैं, इसलिए हमने कहा कि काव्य में नाटक है रामचंद्रिका। जिस प्रकार नाटक के सभी पात्र आवश्यकतानुसार वार्तालाप करते समय अभिनय भी करते रहते हैं, उसी प्रकार केशव की संवाद योजना में भी नाटकीयता का गुण विद्यमान है। रामचंद्रिका में राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र अपने अपने बौद्धिक स्तर और रुचि के अनुरूप बातचीत करते हैं। नाटकीय संवाद से संवाद जीवंत प्रतीत होते हैं। संवाद में संक्षिप्तता का विशेष गुण भी है। ये संवाद साधारण बातचीत का मजा देने वाले और संक्षिप्त हैं। इन संक्षिप्त संवादों में 1-2 शब्दों से ही काम चलाया गया है, फिर भी मंतव्य पूरा व्यक्त होता है। रावण और हनुमान का संवाद देखिए। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, पहले लंका में जाने के बाद में पहले वो विभीषण के यहाँ पर है, फिर सीता के यहाँ पर जाते हैं, सीता से बातचीत होती है, सीता को सब अपना परिचय देते हैं, पूरी कथा। और उसके बाद में जब भूख लगी होती है तो वो कुछ खाना चाहते हैं और माँ सीता से अनुमति लेकर के सुंदर देख फल रूख लगी तन भूख मौसमी केला न्यारा, ऐसे भजन गाते हैं गाँव में। वो फल, वो पेड़ देखते हैं तो भूख लगती है हनुमान को और माँ से आज्ञा लेना चाहते हैं कि हे माँ, मैं आज्ञा हो तो ये फल खा लो। सीता कहती है बेटा
तोड़ के फल मत खाना, यहाँ पर बड़े निशाचर बलवान हैं, तेरे को मार देंगे। खैर, सीता की आज्ञा लेकर के हनुमान जी ने सीता माता की बात को मानते हुए पेड़ से फल नहीं तोड़े और पेड़ों को उखाड़ करके ज़मीन पर डालते हुए फिर ज़मीन से फल खाना शुरू कर दिया। बात तो वही होगी, उससे ज़्यादा बड़ी हो गई। रखवालों ने जब नाराज़गी व्यक्त की, रोका टोका, तो 2 4 5 को, किसी को मुष्टि प्रहार से मारा, किसी को पूंछ के प्रहार से मारा, किसी को पेड़ से मार दिया, किसी को टहनी से मार दिया। मार खा करके रखवाले भाग करके रावण के दरबार में आए। दरबार से अक्षय कुमार गया, रावण का बेटा। जाते ही अक्षय कुमार को एक प्रहार किया, अक्षय कुमार खत्म हो गया, प्राण पंखे रूठ गए। फिर मेघनाद आया और मेघनाद ने ब्रह्मपाश में हनुमान को बांध लिया और बांध करके रावण के दरबार में उपस्थित कर दिया। यहां से संवाद शुरू होता है। रावण के दरबार में हनुमान उपस्थित है और हनुमान को रावण पूछता है, रे कपि कौन तू? अरे ओ बंदर, तू कौन है? पहले छंद सुनिए, फिर अर्थ देखते हैं। रे कपि कौन तू, अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, सागर कैसे तरयो जस गोपद, काज कहा सिय चोर ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोवत पातक लेखो। अर्थ समझे। संवाद में भाषा और भाव दोनों श्रेष्ठता के साथ में आए। रावण पूछता है, रे कपि कौन तू? अरे ओ बंदर, तू कौन है? हनुमान सीधा सीधा निडरता के साथ में जवाब देता है। उसे पता है कि मुझे जब दरबार में लाया गया है तो मैंने जो कुछ किया स्वीकार तो करना ही है। इसलिए सबसे पहले कहते हैं, अच्छ को घातक, तेरे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला, अभी अभी मार के आया हूं बाग में। स्वीकार कर लिया पहले पहले, लेकिन एक अकेला उत्तर नहीं देगा। मात्र अक्षय कुमार का हत्यारा हूं, अक्षय कुमार को मारने वाला हूं, इतनी तो हनुमान की पहचान नहीं है, इसलिए अधूरा उत्तर हो जाता। पूरा उत्तर देता है। अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को, तेरे बेटे अक्षय कुमार को मारने वाला और बलवान रघुनंदन का दूत हूं, बलशाली रघुनंदन का दूत हूं। रावण कहता है, को रघुनंदन? अरे, जैसा अंगद को पूछा था ना कौन बाली, वैसे ही हनुमान को पूछता है, को रघुनंदन? अरे, रघुनंदन कौन? हनुमान जवाब देते हैं। आनंद लीजिएगा। हनुमान चुटकी लेते हुए कहते हैं, रघुनंदन कौन? कि त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। वहां भी 2 उत्तर है। पहले ऊपर जैसे 2 उत्तर दिए, यहां भी 2 उत्तर। यहां भी कहते त्रिशिरा खर दूषण दूषण। हे रावण, तेरे रिश्तेदार त्रिशिरा और खरदूषण को मारने वाले, दूषण माने उनको दंड दे करके खत्म करने वाले। त्रिशिरा खर दूषण दूषण, त्रिशिरा और खरदूषण के लिए तो जो दूषण है, दुखदाई हैं, कष्टकर हैं, और भूषण भूको, और पृथ्वी लोक का आभूषण है, वो है रघुनंदन, वो है राम, जिसका दूत हूं मैं। रावण आगे कहता, सागर कैसे तरयो? अच्छा, उसका दूत है तो समुद्र पार करके, मेरी लंका के चारों ओर तो समुद्र की खाई है, उसको पार करके कैसा है? छोटा सा शरीर दिखता है तेरा तो। हनुमान यहां भी नाटकीयता के साथ में कौतूहल पैदा करते हुए उत्तर देता है, सागर कैसे तरयो जस गोपद। हनुमान कहता, जैसे गाय के पद चिन्ह को पार करते हैं। गाय का पद चिन्ह जहां पर बहुत छोटा सा है, जिसको कोई बच्चा भी पार कर लेगा, तो हनुमान ये कहना चाहते हैं, तुम्हारे समुद्र मेरे सामने क्या है, उनको उस तरह से पार करके आ गया मैं, जैसे गाय के पद चिन्ह को पार कर देते हैं। रावण अचंभित होता है, सागर कैसे तरयो जस गोपद, काज कहा, किस काम से आए भाई? इतने बलशाली आदमी, गाय के खोज की तरह, गाय के पद चिन्ह की तरह तू समुद्र को पार कर लेता है। काज कहा कि सीए चोर ही देखो, मैं तो सीता के चोर को देखने आया हूं, काम मेरा ये है। कैसे बंधायो? रावण कहता, अच्छा, फिर इतना बलशाली समुद्र को, इतना तो पार करने वाला, बंधा कैसे? डींग हाँकता है फालतू की। अब यहां पर हनुमान का जो उत्तर है वो केशव की बुद्धिमता का मैं श्रेष्ठ उदाहरण मानता हूं। केशव कहलवाते हैं जिसमें पूरी भारतीय परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को एक पंक्ति में समेट के रखता है। केशव कहता है, हनुमान के मुंह से कहलवाता है। जब रावण पूछता है कैसे बंधायो, तू बंधा कैसे, इस बंधन में कैसे आया, मेरे पुत्र मेघनाद तुझे बांधने में सफल कैसे हुआ, तब वो कहता है
कि जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। हे रावण, मैंने सोते हुए तुम्हारी पत्नी को देखा, मुझे उसका पाप लगा और उस पाप के कारण मैं शक्ति क्षीण हो गया और तेरे पुत्र द्वारा चलाए गए उस ब्रह्मपाश में मुझे बंधना पड़ा। प्रसंग समझें। हनुमान जब लंका में आए थे तो लंका में वो मच्छर के रूप में आए, छोटा रूप धारण करके, और प्रवेश किया तो रास्ता कुछ जानते नहीं थे, तो सीधे सीधे रावण के महल में पहुंच गए। रावण के महल में जब पहुंचे तो वो सीधे रावण के शयन कक्ष में चले गए, जहां पर मंदोदरी को उन्होंने देखा। यह प्रसंग आज रावण को बता रहा है हनुमान, और हनुमान कहता है कि मैं जानकारी के अभाव में, अनभिज्ञतावश जब लंका में प्रवेश किया तो मैं तुम्हारे महल में, तुम्हारे शयन कक्ष में भूल से प्रवेश कर गया। सुंदरी तेरी छुई, और मैंने उस महल में प्रवेश करके तेरी सुंदरी को छुआ। किससे? दृग, आंखों से छुआ, यानी देखा। ये केशव को समझने के लिए शब्दों को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। जो सुंदरी तेरी छुई दृग, मैंने तुम्हारी सुंदरी को, तुम्हारी पत्नी को अपने शयन कक्ष में सोते हुए आंखों से देखा। सोवत पातक लेखो, उसका पाप, पातक कहते हैं पाप को, उसका पाप मुझे लगा, उसका लेखा जोखा पूरा करने के लिए मुझे बंधना पड़ा है। अन्वय से अर्थ ये निकलता है कि हे रावण, मैंने तो तुम्हारी पत्नी को भूलवश आंखों से देखा मात्र था, तू तो किसी और की पत्नी को बलात् हरण करके लाया है। तेरी क्या स्थिति होने वाली है? तू जिस शक्ति पर, जिस सामर्थ्य पर आज अकड़ रहा है, वो तेरा रहने वाला नहीं है। आप देखिएगा, भाषा भी, भाव भी, शब्द भी, संवाद भी, सब कुछ श्रेष्ठ है। नाटकीयता भी, संक्षिप्तता भी, सब कुछ इसमें। एक और भेद देखिएगा, एक ही पंक्ति में प्रश्न और उत्तर, यह हमने बात कर ली। इसको आप अलग से लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। संवादों में कसावट जो है, भले ही वो अंगद और रावण के संवाद हो, भले हनुमान और रावण के संवाद, जिन दोनों की अपने बात की है, वो एक पंक्ति में दो बार पात्र बोल जाए, ये मैंने आपको पहले समझा दिया। भरत के कई संवाद में भी ऐसा एक संवाद आता है, एक पंक्ति में प्रश्न। जब भरत वापस आता है, राम को वनवास दे दिया गया, राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, भरत आता है तो घर पे उनको देखता नहीं, तो फिर अपनी माता से पूछता है, माँ तू कहाँ नृपतात गए सूर्य लोक ही क्यों सुत शोक लिए, सुत कौन सु राम कहाँ है अबे वन लक्ष्मण सीय समेत गए। एक एक में माँ तू कहाँ नृप, भरत पूछता है, उत्तर मिलता है तात गए सूर्यलोक ही, सूर्यलोक गए, क्यों, किस कारण, सुत शोक लिए, सुत के शोक के कारण, सुत कौन सा बेटा, राम कहाँ है अबे, राम कहाँ है, वन लक्ष्मण सीय समेत गए, वो तो वन में लक्ष्मण और सीता सहित चले गए। ऐसे संवाद चलते हैं। चारित्रिक उद्घाटन, अभी मैंने ऊपर भी बात की आपसे, हनुमान जी वाला जो जिक्र है, चरित्र उद्घाटित करता है। इस संवाद योजना से कथा का विकास भी होता है और चरित्रों की प्रवृत्ति का उद्घाटन भी होता है। सीता जब हनुमान से अशोक वाटिका में उसका संपूर्ण परिचय पूछती है और राम के संबंध में खोद खोद कर प्रश्न करती है, तब सीता चरित्र में राक्षसों के प्रति समाया हुआ संदेह व्यक्त होता है। उसकी सतर्कता से दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता वाली उक्ति चरितार्थ होती है। परशुराम जब कहते हैं, तोलो नहीं सुख जो लहूँ तू रघुवंश को सौन सुधा न पियो रे, मुझे तब तक सुख नहीं मिलेगा जब तक रघुवंश का श्रवणित सुधा में नहीं पी लूँ। तो उसके चरित्र में निहित घमंड, क्रोध, आत्म प्रशंसा आदि चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाशन होता है। इसी तरह से सीता जब वहाँ पर पूछती है हनुमान से, उस समय भी इसी तरह से चरित्र का उद्घाटन होता है, क्योंकि सीता वहाँ पर लंका में जब है तो बड़ी आशंकित है, परेशान है, तो वो उनसे दूत का धर्म पूछती है। तो वो राम कौन पूछती है, राम किसके बेटे हैं, दशरथ किसके बेटे हैं, अज के बेटे, रघु के बेटे, अलग अलग तरह से प्रश्न करती है और अपनी शंका का समाधान करती है। एक विशेषता है वक्रता और विदग्धता की। केशव के संवाद वक्रता में, विदग्धता में, इनमें भी श्रेष्ठता के स्तर पर हैं। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा अलग अलग उदाहरण लेकर के केशव के संवाद को बार बार ठीक से पढ़िएगा। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष रूप में आपको लिखना है कि केशव के संवादों में सहजता, स्वाभाविकता, पात्रानुकूलता, प्रसंगानुकूलता, संक्षिप्तता, कसावट, वक्रता, विदग्धता आदि विशेषताओं के समवेत दर्शन होते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि केशव की संवाद योजना पूर्णतः साफल्य मंडित है और केशव को संवाद का सम्राट कहा जाना पूर्णतः उचित है। उदाहरण सहित इस चीज़ को आप सिद्ध करें। पुनः पुनः धन्यवाद। अगले किसी प्रश्न के साथ फिर से हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।